धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 34 आखिरी दाव। ठीक है धर्मा। नोकोविद की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो उसकी गंभीरता को स्पष्ट कर रहा था। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। धर्मा, वीवो, चीफ वार्डन और अन्य सभी वहां निशब्द खड़े थे। चारों ओर पसरी गहरी खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि ये क्षण अत्यधिक नाजुक था। कोई भी कुछ कहने या करने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा वातावरण ठहर सा गया हो। नोकोविद ने अपनी दृष्टि वीवो की ओर घुमाई और स्थिर स्वर में कहा, वीवो, तुम X-141 का प्रशासन चलाओ। तुम्हें मैंने 1 वर्ष का समय दिया था धर्मा को पकड़कर लाने का, और अभी उस समय की समाप्ति में काफी समय शेष है। अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब ये अवधि समाप्त हो जाएगी। धर्मा और वीवो दोनों इस निर्णय से अचंभित थे। नोकोविद क्या सोच रहा था इसका अंदाजा किसी को नहीं था, परंतु वे चुप रहे। उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। नोकोविद आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक अलग ही धार थी। यदि तुम्हारे प्रशासन में मजोलिन के शासन से अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, तो मैं वचन देता हूं कि X-141 को जौर साम्राज्य से मुक्त कर दूंगा। वीवो के चेहरे पर आशा की एक हल्की चमक उभरी, परंतु उसके भीतर भय भी व्याप्त था। उसने पहले कभी प्रशासन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। दूसरी ओर धर्मा के चेहरे पर एक स्थिर विश्वास था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी जो बिना कुछ कहे ये स्पष्ट कर रही थी कि वीवो इस कार्य को उत्कृष्ट रूप से निभाएगी। धर्मा के इसी विश्वास ने वीवो के भीतर आत्मविश्वास जगा दिया था। उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक क्रांति की नींव थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद नोकोविद ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु मुझे विरलनाग चाहिए। मुझे इस पर शोध करना है। धर्मा और वीवो दोनों के चेहरे पर अचानक तनाव उभर आया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उनके भीतर कोई अनकही आशंका जन्म ले रही हो। नोकोविद ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, इस ग्रह पर जितना भी विरलनाग उपलब्ध है, उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। अब वीवो और धर्मा असहज हो उठे। ये मांग केवल एक साधारण शोध का अनुरोध नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नोकोविद किस योजना के तहत विरलनाग लेना चाहता था। नोकोविद नई चीजों पर शोध करने के लिए जाना जाता था, परंतु विरलनाग की महत्ता केवल शोध तक सीमित नहीं थी। ये X-141 का सबसे दुर्लभ और मूल्यवान पदार्थ था, जिसकी उत्पत्ति अब संभव नहीं थी। यदि आधा विरलनाग नोकोविद के हाथों में चला जाता, तो उसकी शक्ति X-141 के समस्त संसाधनों से भी अधिक हो जाती। धर्मा और वीवो की दुविधा को अनदेखा करते हुए नोकोविद ने तीखे स्वर में कहा, मूर्खों, मैं पूछ नहीं रहा, आदेश दे रहा हूं। शांति से आधा विरलनाग मेरे बोमिनी में पहुंचा दो, अन्यथा ये ग्रह, इसकी जनता और स्वयं ये विरलनाग कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब धर्मा और वीवो के भीतर गहरा क्रोध उमड़ आया, परंतु उन्होंने स्वयं को नियंत्रित किया। नोकोविद को भड़काना बुद्धिमानी नहीं थी। कुछ क्षणों बाद नोकोविद ने एक और रहस्य उजागर किया। यदि विरलनाग मर्गल के हाथ लग गया, तो ये मेरे साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा, और मैं इतनी बड़ी चूक नहीं कर सकता। धर्मा और वीवो अब कुछ शांत हुए। उन्हें नोकोविद की इस बात में तर्क दिखने लगा। नोकोविद ने आगे बोला,
मुझे इस पदार्थ पर गहन शोध करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि यदि ये वास्तव में अक्षय है तो इसे ज़ौर सेना के पास भी होना चाहिए। धर्मा और वीवो मौन थे। उनके विचारों में हलचल थी। आज तक मजौलिन ने इस पदार्थ के रहस्यों को छुपा कर रखा था क्योंकि उसे भय था कि नोकोविद इसे हथिया लेगा। परंतु अब नोकोविद को सब पता था। विरल नाग को उससे छुपाना असंभव था। धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, हम आपको विरल नाग का आधा हिस्सा दे देंगे, परंतु आपको ये वचन देना होगा कि इस हथियार का प्रयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ज़ौर साम्राज्य का अस्तित्व ही खतरे में ना आ जाए। धर्मा के इन शब्दों ने नोकोविद को भीतर तक झकझोर दिया था। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त पड़ गया। उसे अपनी मृत पत्नी की अंतिम इच्छा याद आ गई थी। विवाह के समय उसकी पत्नी ने उससे यही वचन लिया था कि वो क्विड का उपयोग केवल तभी करेगा जब ज़ौर साम्राज्य के अस्तित्व पर संकट मंडराएगा। धर्मा ने उससे वही वचन मांगा था। नोकोविद इसे दोहराने के लिए तैयार नहीं था, परंतु एक अनजानी शक्ति ने उसे मजबूर कर दिया था। वो अनायास ही बोल पड़ा, ठीक है धर्मा, मैं वचन देता हूं कि मैं विरल नाग के हथियार का प्रयोग तब तक नहीं करूंगा जब तक कि ज़ौर साम्राज्य की रक्षा के लिए इसका उपयोग अनिवार्य ना हो जाए। धर्मा और वीवो अवाक रह गए। स्वयं नोकोविद को भी समझ नहीं आया कि उसने ये वचन क्यों दिया, परंतु उसके भीतर कहीं एक छवि उभर रही थी। धर्मा में उसे अपनी मृत पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। ये दृश्य विलक्षण था। तीनों, धर्मा, वीवो और नोकोविद, अपने अपने कर्तव्य में बंधे थे। उनके दृष्टिकोण अलग थे, उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थी, परंतु ये स्पष्ट था कि इस क्षण ने कुछ ऐसा तय कर दिया था जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। आगे क्या होगा? ये प्रश्न इस समय तीनों के ही मन में गूंज रहा था और आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न जरूर गूंज रहा होगा कि आगे की कहानी में अब क्या होगा, परंतु इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मजौलिन अब एक्स केज में कैद था और रार की जनता अपने नए भविष्य की आशाओं में झूम रही थी। उनके लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं था। आखिरकार वीवो जैसी दृढ़ और न्यायप्रिय नेता अब उनकी प्रधान बन चुकी थी। लेकिन इस खुशी के बीच वीवो पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई थी। उसे जल्द ही चुनावों की व्यवस्था करनी थी ताकि शासन व्यवस्था स्थायी रूप से स्थापित हो सके। दूसरी ओर धर्मा का मन बेचैन था। उसे नोकोविद की नीयत पर संदेह था। बार बार उसका मन हुआ कि अपनी शक्तियों का उपयोग करके नोकोविद के शरीर में प्रवेश करे और उसकी सच्चाई जान ले, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। धर्मा जानता था कि शक्ति का दुरुपयोग करना सही नहीं होगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो। उधर नोकोविद के मन में केवल एक ही उद्देश्य था, विरल नाग को अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा करना। वो लगातार अपने बोमिनी में विरल नाग संचित कर रहा था। इस खोज में वो पूरी रात व्यस्त रहा। वो एक्स केज तक गया, यहां तक कि उस भयावह सर्प चिपकली की गुफा में भी। अब तक उसने शायद ही कभी X141 ग्रह में इतनी रुचि दिखाई थी जितनी अब दिखा रहा था। धीरे धीरे उसने ये भी पता लगा लिया कि वहां कुल कितना विरल नाग शेष था। मौजौलिन के पास भी अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसने नोकोविद के सामने सभी भेद खोल दिए थे। मौजौलिन समझ चुका था कि अब सच्चाई छिपाने का कोई लाभ नहीं था। नोकोविद चाहे तो जबरदस्ती भी ये जानकारी उससे निकलवा सकता था,
कुछ ही समय में नोकोविद ने इस ग्रह पर मौजूद आधे से अधिक विरलनाक अपने कब्जे में कर लिए थे। वो रात भर इस दुर्लभ पदार्थ पर शोध करता रहा। उसकी आंखों में ना तो थकान थी और ना ही संकोच, बस एक जुनून था इस शक्ति को पूरी तरह से समझने का। सुबह होते ही पूरे सम्मान और वैभव के साथ वीवो के राज्याभिषेक की रस्म पूरी हुई। अब वो X141 की आधिकारिक प्रधान बन चुकी थी। इस ऐतिहासिक क्षण पर नोकोविद ने अपना निर्णय सुनाया। सुनो X141 के नागरिकों, उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। मैं जॉर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर आज ये घोषणा करता हूं कि अब से वीवो ही इस राज्य की प्रधान है। यदि वीवो ने इस ग्रह का शासन ठीक से चलाया तो मैं वचन देता हूं कि X141 को जॉर साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तब तुम एक अलग देश, एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित होंगे। नोकोविद के इन शब्दों ने मानो पूरी रार नगरी को उत्साह से भर दिया। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। जनता उल्लास में झूम उठी, क्योंकि पहली बार उन्हें स्वतंत्रता की एक वास्तविक आशा दिखी थी। लेकिन इस समस्त खुशी और उल्लास के बीच धर्मा के मन में अभी भी एक प्रश्न गूंज रहा था। क्या नोकोविद सच में अपने वचन पर खरा उतरेगा? पूरे ग्रह पर एक नई चेतना की लहर दौड़ रही थी। ये चेतना थी स्वतंत्रता की, जागरूकता की और एक नए युग की शुरुआत की। वीवो और धर्मा के इस धर्म युद्ध ने X141 ग्रह पर वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना किसी ने भी कभी नहीं की थी। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए युग का जन्म था। लेकिन वीवो स्वयं नहीं जानती थी कि वो इस युद्ध का हिस्सा कैसे बन गई, कैसे उसने धर्म सेना बना ली और अब वो एक पूरे ग्रह का प्रशासन संभालने जा रही थी। दूसरी ओर धर्मा ने फ्रान गैलेक्सी पर जो कर दिखाया था, वो सचमुच किसी सन ऑफ गॉड की लीला लगती थी। कोई साधारण प्राणी इस तरह के चमत्कार नहीं कर सकता था। वीवो के लिए अब धर्मा केवल एक सबल पुरुष नहीं था, वो उसकी शक्ति, उसका सहारा, उसके अस्तित्व का आधार बन चुका था। धर्मा के साथ होते ही उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ भी हासिल कर सकती है। कोई भी चुनौती उसके लिए असंभव नहीं थी। वीवो अपने चैम्बर में बैठी धर्मा को अपलक निहार रही थी। उसके प्रति उसका प्रेम और समर्पण अतुलनीय था। उसने ऐसा कभी किसी पुरुष के लिए महसूस नहीं किया था। धर्मा ने न केवल उसकी आत्मा को छुआ था, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया था। परंतु धर्मा इस प्रेम की बाढ़ से अनजान था। उसका मन केवल एक ही चीज में उलझा था, नोकोविद। उसे उस पर संदेह था। उसने वीवो से कहा, मुझे नहीं पता कि नोकोविद के मन में क्या चल रहा है, परंतु मैं पूर्णतः संशय में हूं। वीवो ने धर्मा को गहरी नजर से देखा। उसे एहसास हुआ कि धर्मा किसी गहरे अंतर्द्वंद में था। नोकोविद जैसा शासक इतनी आसानी से X141 को स्वतंत्र कर देगा? ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी। अगर ये खबर पूरी फ्रान गैलेक्सी में फैल गई तो धर्मा का नाम अमर हो जाएगा। और यदि इरिट्रिया के नागरिक भी स्वतंत्रता की मांग करने लगे तो नोकोविद के हाथ से सत्ता फिसल सकती थी। और फिर यदि इस फैसले के कारण नोकोविद जॉर का चुनाव हार गया तो उसका साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था। फ्लोरमान कॉन्ताना जैसे सुदृढ़ नेता को भी जॉर के लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ा था, और नोकोविद के पिता रॉल्फ को भी।
नोकोविच ये सब भलीभांति जानता था। वो X-141 को स्वतंत्र करने का निर्णय लेकर बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। यदि तुम्हें उस पर इतना संदेह है, तो तुम उसकी चेतना में प्रवेश क्यों नहीं कर लेते? वीवो ने अकस्मात कहा। धर्मा चौंक गया। उसे पता था कि वो अपनी आत्मा को ऊर्जा रूप में परिवर्तित करके किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता था, परंतु वो असमंजस में था। क्या ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा? धर्मा ने शंका प्रकट की। वीवो ने उसकी आंखों में झांका और दृढ़ता से कहा, कैसा दुरुपयोग धर्मा? तुमने मेरे शरीर में भी प्रवेश किया था और चीफ वार्डन के शरीर में भी। धर्मा कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, हाँ वीवो, परंतु अब जब मैं सोचता हूं तो लगता है कि मैंने शायद गलत किया था। मुझे ऐसे किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। वीवो का स्वर मृदु लेकिन सशक्त था। तुम गलत नहीं कर रहे हो धर्मा, ये तुम्हारी शक्ति है। ये तुम्हें स्वयं परमपिता परमेश्वर ने दी है। किसी अन्य प्राणी के पास ये शक्ति नहीं है। तुम इसका उपयोग सत्य की खोज के लिए कर सकते हो। धर्मा ने गहरी नजर से वीवो को देखा। अगले ही पल वीवो ने उसे कसकर आलिंगन में भर लिया। धर्मा को पहली बार इस स्पर्श में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी बाहों को वीवो के चारों ओर लपेट लिया। इस क्षण में उसने निर्णय ले लिया। वो नोकोविच के शरीर में प्रवेश कर उसकी सच्चाई जानकर रहेगा। तभी एक संदेशवाहक ने आकर सूचना दी, नोकोविच आपसे मिलने आया है। कुछ ही क्षणों में नोकोविच वीवो और धर्मा के सामने खड़ा था। उसकी पैनी नजरें दोनों को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने वीवो को एक क्षण के लिए घूरा और कहा, तुम्हें अब प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए। कब तक इस सन ऑफ गॉड का हाथ थामे रहोगी? वीवो को यह टिप्पणी अपमानजनक लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धर्मा भी शांत रहा। नोकोविच ने आगे कहा, मैंने आधा विरल नाग बोमिनी में स्थानांतरित कर लिया है। मैंने आधा ही किया है, क्योंकि मैं अपने वादे का पक्का हूं। धर्मा और वीवो अभी भी चुप थे। फिर नोकोविच ने धर्मा को चुनौती देते हुए कहा, तुम इरिट्रिया को भी स्वतंत्र करना चाहते हो, तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। धर्मा थोड़ा चौंका। कैसी परीक्षा? बोमिनी के अंदर तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा, नोकोविच ने रहस्यमय स्वर में कहा। वीवो और धर्मा दोनों ही सतर्क हो गए। वीवो को बोमिनी के कई किस्से पता थे। वहां नोकोविच अजय था। तुम्हारे पास आत्मा स्थानांतरण की शक्ति है, तो आओ प्रयोग करके देखो कि मैं क्या सोच रहा हूं, नोकोविच ने कहा। धर्मा और वीवो स्तब्ध थे। क्या तुम दोनों यही योजना बना रहे थे कि धर्मा मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरी सच्चाई जानेगा? नोकोविच ने व्यंग से कहा। धर्मा और वीवो के होश उड़ गए। तुम दोनों मेरे सामने अभी बच्चे हो। मैं बिना पूरी तैयारी के कहीं नहीं जाता। मैं नोकोविच हूं, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। नोकोविच के चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। उसकी आंखों में एक ठंडी क्रूरता उभर आई थी, जो अब ये स्पष्ट रूप से झलकने लगी थी। वीवो और धर्मा को एहसास हो गया था कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। वे X-141 ग्रह पर अपनी धर्म सेना के साथ खड़े थे और वीवो के पास विरलनाग से निर्मित शस्त्र एवं अभेद्य कवच था। फिर भी वे एक निहत्थे नोकोविच के सामने एक अनजानी आशंका से घिर गए थे। ऐसा पहली बार नहीं था जब कोई विशाल सेना नोकोविच के सम्मुख होते ही मानो बोनी हो गई थी।
उसका व्यक्तित्व अपने आप में ही एक अजय शक्ति था। वीवो और धर्मा, जिनके पास सैन्य बल और सुरक्षा थी, फिर भी भीतर ही भीतर सिहर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये अकेला निहत्था व्यक्ति पूरे ग्रह की सेना पर भारी पड़ सकता था। फिर उसने धर्मा की ओर देखा। अब तेरी दोनों ऊर्जा मेरी गुलाम है। नोकोविक ने एक विरलनाग क्रिस्टल निकाला और मानसिक संदेश दिया। अगले ही पल धर्मा की दोनों आत्माएं उसकी देह से अलग होकर क्रिस्टल में समाहित हो गई। नहीं! वीवो के हृदय विदारक चीख गूंज उठी। धर्मा का निर्जीव शरीर धरती पर गिर पड़ा। नोकोविक ने अपने बक्कल बोमिनी को मानसिक आदेश दिया और अगले ही क्षण बोमिनी ने अपना स्वरूप विस्तार करना प्रारंभ किया और बिना किसी चेतावनी के नोकोविक धर्मा के निर्जीव शरीर को अपने भीतर बीम करते हुए वहां से तेजी से बाहर निकल गया। इससे पहले कोई भी कुछ समझ पाता, बोमिनी धीरे धीरे उस धर्मदूत से बाहर निकल गया और देखते ही देखते अपने स्वरूप को और विस्तार करते हुए हवा में उड़ता चला गया। नोकोविक ने अपनी कुटिल योजना को अंजाम देते हुए धर्मा को अगवा कर लिया था। वो न केवल उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर चुका था, बल्कि उसे अपने साथ बोमिनी में अंतरिक्ष की अज्ञात गहराइयों में ले जा चुका था। धर्मा, जिसने अभी अभी X-141 पर एक नई क्रांति की नींव रखी थी, अब स्वयं ही बंदी बन चुका था। नोकोविक की योजना स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना तय था कि उसने धर्मा को ऐसे ही नहीं पकड़ा था। वो उसके साथ कुछ बड़ा करने वाला था। बोमिनी, जो कि जॉर साम्राज्य के सबसे रहस्यमय स्पेसशिप में से एक था, अब धर्मा की कैदगाह बन चुका था। वीवो और उसके अंगरक्षक देख रहे थे कि नोकोविक का बोमिनी ग्रह के वातावरण से बाहर निकल रहा था। कुछ ही क्षणों में वो उनकी दृष्टि से ओझल हो गया था। वीवो का सब कुछ समाप्त हो चुका था। उसका प्रेम, उसकी शक्ति, उसका जीवन, सब कुछ एक क्षण में छिन गया था। वीवो के सामने अचानक नोकोविक की पूर्ण स्पर्शनीय होलोग्राफिक इमेज प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही ठंडा, निर्मम तेज था और होठों पर एक विजय मुस्कान खेल रही थी। तुझे X-141 का प्रशासन अकेले चलाना था, धर्मा के साथ नहीं, मूर्ख लड़की। नोकोविक की आवाज उसके कानों में बिजली की तरह गूंज उठी। ये केवल शब्द नहीं थे, ये एक कटु सत्य था जिसे अब वीवो को स्वीकार करना था। वीवो अविश्वास से उस जगह की ओर देखती रही जहां नोकोविक का होलोग्राफिक इमेज उपस्थित हुई थी। उसे महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। कुछ क्षण पहले तक वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर अग्रसर थी और अब वो पूरी तरह अकेली खड़ी थी। धर्मा, उसका सहारा, उसकी शक्ति, उसकी आत्मा अब उसके पास नहीं था। इस एक पल में सब कुछ बदल चुका था। उसकी दुनिया, उसके सपने, उसकी महत्वाकांक्षा, सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये मजौलिन था। नोकोविक ने मुझे आजाद कर दिया है, उसने शांति से कहा। अब यदि मैं चाहूं तो X-141 को पुनः अपने कब्जे में ले सकता हूं। वीवो के लिए ये नियति का सबसे कठोर खेल था। एक रात पहले वो अपनी जीत के उल्लास में थी और अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी।